कमोडिटी का प्रारूप टोटली चेंज हो चुका है। बिल्कुल। हम कमोडिटी को इक्विटी से कंपेयर करते हैं, बट मुझे लगता है इक्विटी से काफी बड़ी है कमोडिटी। इक्विटी को पिछले 25 सालों में ग्रोथ मिली है इंडिया में, उतनी कमोडिटी को नहीं मिली है, क्योंकि इंडिया में हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, वैसे एंगल से कभी देखा नहीं गया। जनवरी से लेकर अभी तक की बात कर लेते हैं तो सोने ने करीबन 28 से 30% का रिटर्न दिया है, लेकिन चांदी ने 24 से 25% का रिटर्न दिया। ये गैप क्यों है? ये गैप का कारण है एक ट्रेडर को कैसे डिसाइड करना चाहिए। पहला तो हिस्टोरिकल डेटा है, और जब इस चीज को आप चार्ट पे अगर प्लॉट करोगे तो चार्ट पे हम इंडिकेटर जानते हैं आरएसआई क्या बताता है? ओवरबॉट ओवरसोल्ड। अगर कोई लॉन्ग टर्म देख रहा है तो वो डेली टाइम फ्रेम पे देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अगले 3-4-6 महीना इक्विटी आउट परफॉर्म करने वाली है सोने को। तो अजय, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आप ये समझाएं कि पेयर ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पेयर ट्रेडिंग इक्विटी में तो बहुत कॉमन है कि भाई दो स्टॉक को लेकर हम ट्रेड कर पाते हैं। कमोडिटी में उससे ज्यादा आसान है। कमोडिटी जब हम बात करते हैं ना, मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती। बिल्कुल। आज इक्विटी में आदमी को पीएचडी करना पड़ जाता है, बैलेंस शीट पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, बट कमोडिटी बहुत इजी समझ आता है। ऐसा सिचुएशन भी कभी आया है जब आप पेयर ट्रेडिंग करके फंस गए हो? Hi everyone, welcome to धन पॉडकास्ट। धन पॉडकास्ट में we try to cover various topics on capital markets। आज का सेशन कुछ स्पेशल है। आज हम एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे पॉपुलरली पेयर ट्रेडिंग या रेशियो ट्रेडिंग कहते हैं। इस पे बात करने के लिए टुडे आई हैव विद अस मिस्टर अजय केडिया। अजय केडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स इन कमोडिटीज मार्केट। ही हैज स्पेंट ओवर 2 decades focusing entirely on commodities research। So it's a pleasure to have you Ajay in Dhan Studio। Thank you जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने कितने सालों तक we have been representing our respective companies on various business channels, various forums on promoting and telling people how the commodity is the right place to be। अजय, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इतने सालों में आपने कमोडिटीज़ को बहुत क्लोजली ग्रो होता देखा है। सबसे पहले तो धन्यवाद जय मुझे बुलाने के लिए। और ये वैसे ही दिन है जो आज से 25 साल पहले जब हम स्टार्ट किए थे तो देख रहे थे कमोडिटी मार्केट में काफ़ी चैनल के साथ हमने जुड़े हैं। देखिए, आज 25 सालों में कमोडिटी का प्रारूप टोटली चेंज हो चुका है। बिल्कुल। हम कमोडिटी को इक्विटी से कंपेयर करते हैं, बट मुझे लगता है इक्विटी से काफ़ी बड़ी है कमोडिटी। आज अगर इंडिया की अगर बात करें तो हर एक स्टेट एक एक कमोडिटी के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। आज हम अगर समझो राजस्थान से स्टार्ट करते हैं, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो आज कभी भी हम मार्केट में जाते हैं तो हर तरह की, जैसे जीरा उसके लिए जाना था। मुंबई में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सोने चांदी का या डायमंड का एक तरह का चाव रहता है। साउथ में जाते तो स्पाइसेस है। तो हर एक स्टेट कमोडिटी के लिए जाता है। बट अभी भी अगर हम देखें तो जिस ढंग से इक्विटी को पिछले 25 सालों में एक हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ मिली है इंडिया में, उतनी कमोडिटी को नहीं मिली है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, बिल्कुल, लेकिन अब तक उस एंगल से लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि इंडिया में हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, वैसे एंगल से कभी देखा नहीं गया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज आपने बहुत अच्छा ये वर्क किया है कि जब हम कमोडिटी की बात करेंगे तो लोगों को समझ में आए क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फ्रैंकली पिछले 20-25 साल में हमने देखा है कि कमोडिटी की बातें ही नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि हाँ, सोना बाय कर लिया, चांदी बाय कर ली, लेकिन इसमें क्या क्या और अपॉर्चुनिटी है। पिछले कई वर्ष में हमने देखा इक्विटी के अंदर जैसे इंडेक्स है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, सेम रिप्लिका कमोडिटी में भी तो है। तो बिल्कुल हम आज के इस सेशन में बात करेंगे और समझेंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल अजय। नहीं, मेरा ये बहुत मानना है और हमारा एक उद्देश्य भी रहा है धन के माध्यम से कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें कमोडिटीज़ के बारे में। मुझे लगता है कमोडिटीज़ एक बहुत बेहतरीन एसेट क्लास है। जो चीज़ लैक कर रहा है, जैसे आपने बताया कि इक्विटीज़ के बारे में, इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मुझे लगता है कमोडिटीज़ पे हमें वर्क करना चाहिए और हमारा इंटेंशन ये है कि हम एक इंफॉर्मेशन बेस, एक रिपोजिटरी बनाएं, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो एक रिपोजिटरी बनाएं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ ये इंटरेक्शन करके हमें ये एक इंफॉर्मेशन बेस बनाने में हेल्प मिल रहा है, जिसके कारण कोई भी यूज़र आए और धन के चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ पे कमोडिटीज़ के बारे में एक्सपर्ट्स से सही जानकारी उसे मिले। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
आज हम एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे हम पेयर ट्रेडिंग कहते हैं। तो अजय, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आप ये समझाएं कि पेयर ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पेयर ट्रेडिंग इक्विटी में तो बहुत कॉमन है चलन के, भाई 2 स्टॉक को लेकर हम ट्रेड कर पाते हैं। कमोडिटी में उससे ज़्यादा आसान है। ओके। सबसे पहले देखिए, कमोडिटी जब हम बात करते हैं तो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, कमोडिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। बिल्कुल। आज इक्विटी में आदमी को पीएचडी करना पड़ जाता है, बैलेंस शीट पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, बट कमोडिटी बहुत इजी समझना है। तो जितना ज़्यादा कमोडिटी इजी है समझना, उससे ज़्यादा इजी रेशियो ट्रेडिंग है। ओके। अब रेशियो ट्रेडिंग होता क्या है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये रेशियो पेयर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे सिंपल और जो ग्लोबल मार्केट में जानते हैं लोग, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ओके। जब मैं देखिए सोने चांदी की बात करता हूँ तो बातें कैसे होती है, सोने और चांदी में तेजी आ गई, सोने चांदी में मंदी आ गई, बट ऐसा नहीं है। देखिए, सोने में जब तेजी आती है उसके अलग कारण होते हैं, और चांदी में तेजी आती है उसके अलग कारण, क्योंकि दोनों अलग कमोडिटी है। आज सोना सेफ हेवन बाइंग के तौर पे देखा जाता है। कोई लड़ाई हो गई, रिसेशन फियर है, कोविड हो गया, तो ऐसे समय में सोना एज ए सेफ हेवन देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन चांदी सोने के पीछे पीछे तो चलती है, बट चांदी का प्रारूप चेंज हो चुका है। आज 56% चांदी इंडस्ट्रियल यूज में काम आती है। आज ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सब में यूज होता है। अब होता क्या है, जब सोने चांदी में तेजी आती है तो हम एक ही तरीके से देखते हैं कि दोनों बढ़ रहे हैं। जबकि आप देखो कि जनवरी से लेकर अभी तक की बात कर लेते हैं तो सोने ने करीबन 28 से 30% का रिटर्न दिया है, लेकिन चांदी ने 24 से 25% का रिटर्न ही दिया। ये गैप क्यों है? ये गैप का कारण है कि चांदी इंडस्ट्रियल यूज में जाती है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो हम जानते हैं इंडस्ट्रियल में एक्टिविटी थोड़ी सी डर की तरह बनी हुई है, रिसेशन का फियर बना हुआ है। इसके लिए चांदी सोने को थोड़ा थोड़ा पीछे हट रही है। तो अब पहले रेशियो पे पहुंचते, रेशियो देखते कैसे है। तो अगर रेशियो निकालना है तो हम निकालेंगे गोल्ड प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर प्राइस। तो देखिए, हमें रेशियो कैसे देखना है, तो हम गोल्ड प्राइस को लेंगे और सिल्वर के प्राइस को लेंगे, और जब आप गोल्ड प्राइस को सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो आपको एक रेशियो निकल कर आता है। उदाहरण के तौर पे सोने का भाव चल रहा है 97,000 और चांदी 1,12,000 का भाव है। जब आप सोने के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो रेशियो निकल कर आएगा 89। अब ये 89 रिप्रेजेंट क्या करता है? गोल्ड सिल्वर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। 0.89 उसे हम 89 पकड़ेंगे। हाँ, ओके। उसको कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको 89 पकड़ रहे हैं। क्लियर? अब जब भी मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या आ रहा है, तो अब तक आप समझ गए कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 89 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब ये रेशियो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है गोल्ड सिल्वर रेशियो में पहली कमोडिटी कौन सी है? गोल्ड। तो इसका मतलब गोल्ड ऊपर जा रहा है। मतलब ये रेशियो अगर समझो 89 से 90, 91, 92 ऐसे बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे गोल्ड में तेजी आ रही है। या दूसरे वर्ड में बोले कि गोल्ड चांदी के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो ये आउट परफॉर्मेंस दो तरीके से भी हो सकता है, या तो गोल्ड का प्राइस बढ़े चांदी वहीं रहे, या चांदी का प्राइस कम जाए गोल्ड वहीं रहे, या गोल्ड और चांदी दोनों बढ़े लेकिन गोल्ड का जो रेट है इंक्रीज होने का वो ज्यादा हो। बिल्कुल, एकदम परफेक्टली आपने उस चीज को समझाया कि कोई भी चीज हम लोग आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम तेजी मंदी की बात नहीं कर रहे। मे भी हो सकता है कि सोने में भी गिरावट आ रही है, चांदी में भी गिरावट आ रही है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। हम इन कंपैरिजन में आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इससे तेजी या मंदी का कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम रेशियो में ट्रेड करते हैं उसके बेनिफिट्स हम आगे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन मार्केट में तेजी मंदी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सोने चांदी में तेजी भी आ रही है ना, तब भी आप देखोगे रेशियो अपनी चाल अलग चलता है, बिकॉज ये डिफरेंस के बीच में काम हो रहा है। ओके। तो एक कोई ट्रेडर है या यूजर है, वो ये डिफरेंस को इंटरप्रेट कैसे करे? कोई इसका कोई रेंज है, कोई बेंचमार्किंग है? से अगर मैं कहूँ कि अगर ये 1.1 हो गया तो ये क्या दर्शाता है, ये 0.7 हो गया तो क्या दर्शाता है? तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 90 है, 90 पे है, जो हमने अभी निकाल कर देखा कि गोल्ड ठीक है। अब जब भी ये 90 से 95, 100, 101, 102 जाता है, इसका मतलब सोने में तेजी आ रही है। अच्छा, सोने में तेजी क्यों आती है? क्योंकि डर का माहौल है। डर का माहौल है। तो लोग क्या करेंगे? सोने को लेंगे। लेकिन जब डर का माहौल है, चाहे कोविड का समय था या रिसेशन का फियर था, बिल्कुल, तो चांदी का क्या होगा?
चांदी हो सकता है नहीं चले गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डिमांड पे मेटल आता है, है, या बराबर। तो अब तक 50 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो जनरली 50 साल में ये रेशियो 30 के नीचे नहीं गई है और 90 के ऊपर नहीं गई है। अच्छा, तो रेशियो हिस्टोरिकली रहा है 30 to 90 या फिर ये range 0.3 to रहा 0.9। हाँ, ओके, बेटर इसको 30-90 का हम ठीक है, पकड़ते हैं, ठीक, तो 30 के ओके, नीचे नहीं गई हाँ। 50 सालों में और ऊपर में हमने 90 के, ये एक ओके, एवरेज बना हुआ है। अब अगर 90 के ऊपर निकल रहा है तो ये एक्सट्रीम जोन में जा चुका है और उसका पीछे कारण होगा। अच्छा, जैसे कोविड के समय में ये रेशियो 126 तक चले गया था ओके, और वो अब तक का हाईएस्ट पॉइंट है। तो गोल्ड ने बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया सिल्वर क्यों को। किया? क्योंकि कोविड के समय में डर का माहौल लॉकडाउन था, हाँ, डर का माहौल लॉकडाउन था, लोग डरे हुए थे। इसकी वजह से ये रेशियो 126 हो गया। हम्म, अब आप देखो मजा, अगस्त 2020 में ये रेशियो करीबन 126 तक गया ओके, और अगले 6 महीने में ये रेशियो गिरकर 72 आ गई। ओ, क्योंकि आप ओके, 30 और 90 का एवरेज निकालोगे तो लगभग आपको 70-72 का एवरेज आता है। ओके, तो ये मीन रिवीजन कर कर आ गया। ओके, तो जब भी ये रेशियो, जैसे हम टेक्निकल टर्म्स में, आप भी टेक्निकल समझते ही हैं, बॉलिंजर बैंड, ओके, तो ये मीन रिवीजन है। जब भी अपर साइड आता है तो वहां से उसको नीचे आना ही आना है। तो जैसे ही 126 टच हुआ, क्योंकि अनसर्टेनिटी था, अब नॉर्मलाइजेशन जैसे ही हुआ, समझ में आ गया कि कोविड में कुछ होगा नहीं, तो इमीडिएटली हमने ये रेशियो को नीचे आते हुए देखा। रेशियो का नीचे आने का मतलब है सोने में गिरावट और चांदी में रिकवरी। ओके, क्योंकि जब डर हट जाएगा तो इकोनॉमी चलेगी। इकोनॉमी और वो समय में हमने देखा, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, सभी ने इकोनॉमी में पैसा पंप किया ताकि इकोनॉमी पटरी पे आए। जब इकोनॉमी पटरी पे आएगी तो चांदी का कंजम्पशन बढ़ेगा। ओके, तो ये रेशियो में जब भी फॉल आता है, इसका मतलब सोना अंडर परफॉर्म करेगा चांदी को। और ये अंडर परफॉर्मेंस कब करेगा? जब इकोनॉमी चलेगी। एक और चीज बता दूं, जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट है ये रेशियो को ट्रैक करते हैं ताकि इकोनॉमी किस तरफ मूव कर रही है ये पता करने के लिए। ओके, ओके, नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो अजय, इसको ना थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि क्या फैक्टर ऐसा है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है। और दूसरा कि सिर्फ गोल्ड सिल्वर में ही ये काम होता है या कोई आप एनर्जी कमोडिटी या एनर्जी कमोडिटी के साथ कर सकते हैं, या बुलियन कर सकते हैं, या कोई और मेटल या एनर्जी कर सकते हैं। इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते होंगे, तो इफ यू लाइक टू शेयर। ठीक है, दोनों चीज रहते हैं। पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दिस रेशियोस, ओके, एंड उसके बाद समझेंगे हम लोग कौन से और पैर है और वो हमें क्या मैसेज देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के फैक्टर। देखिए, हर रेशियो के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं जो सबसे ज्यादा चलन में है गोल्ड सिल्वर रेशियो। अब गोल्ड अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इकोनॉमी की हेल्थ क्या है। इकोनॉमी के नंबर, जैसे हम जीडीपी के नंबर देखते हैं, नॉन फार्म पेरोल का नंबर देखते हैं, तो जो गोल्ड को ट्रैक करते हैं ना, वो सारे के सारा डेटा इस रेशियो को मैप करेंगे। ओके, जैसे अगर सपोज जीडीपी अच्छी आई तो हम समझते हैं कि इकोनॉमी अच्छी करेगी। चलो यूएस के एग्जांपल ले लेते हैं। तो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड गिरेगा, तो ये इम्पैक्ट करेगा। तो जो इंडिविजुअल कमोडिटी को फैक्टर इम्पैक्ट कर रहा है ना, वही इस रेशियो को इम्पैक्ट करेगा। ओके, क्योंकि अलग देखो, ये रेशियो कहाँ से डिराइव हुआ है? गोल्ड और सिल्वर से हुआ है। अगर सपोज पीएमआई के नंबर, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर, इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चांदी को सपोर्ट करेगा, लेकिन गोल्ड को उतना नहीं करेगा। ओके, तो ऐसे समय में आप देखो ये रेशियो अलग से काम करेगी। एक एग्जांपल बोलता हूँ कि चाइना से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर अच्छे आए, इकोनॉमी अच्छी हो रही है। जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो सोने के लिए अच्छा है कि खराब? सोने के लिए खराब है। सोने के लिए खराब है, लेकिन चांदी के लिए? चांदी के लिए अच्छा है। अच्छा है। अब ऐसे समय में होता क्या है कि उदाहरण के तौर पे सोने में 1% की गिरावट आएगी, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छा हो रहा है तो लोग इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे और सोने से निकलेंगे। लेकिन चांदी में आप देखोगे तो आधे % की गिरावट, या चांदी स्टेबल रहेगी या चांदी में तेजी आएगी। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको रेशियो में ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी देता है। ओके। तो अब तक हमने देखा कि जो फैक्टर्स इंडिविजुअल कमोडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इकोनॉमी के डेटा, जॉब डेटा, या फिर हम बोल सकते कोई अनसर्टेनिटी या जियोपॉलिटिकल टेंशन, या सबसे अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प के कोई भी स्टेटमेंट आएंगे वो कहीं ना कहीं गोल्ड को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। इससे ये सारे जो फैक्टर सोने चांदी को इम्पैक्ट कर रहे हैं वही ये रेशियो को करेंगे। अब हम आ जाते अगले सवाल पे, जहाँ पे और कौन से रेशियोज होते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेशियो के बेस पे हम कमोडिटी का डायरेक्शन देख सकते हैं,
रेशियो के बेस पे हम इकोनॉमी का भी डायरेक्शन देख सकते हैं। ओके। चलिए, जब हम सोने चांदी की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, जब मैंने कहा भी था अब मुझे सोने में ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है। या लास्ट ईयर हमने कोई सेशन कोई अच्छे न्यूज़ चैनल पे किया था, तब मैंने कहा था फर्स्ट हाफ तेजी का और सेकंड हाफ मंदी का। ये कैसे हुआ? तो ये भी रेशियो बताता है। ओके। अब मैं आपको 3 रेशियो बताता हूँ, फिर इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। ओके। पहला गोल्ड सिल्वर रेशियो, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन को रिप्रेजेंट करता है और चांदी इंडस्ट्री को, अपॉर्चुनिटी। दूसरा है गोल्ड क्रूड रेशियो। ओके। गोल्ड अगेन सेफ हेवन को या अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्रूड किसको रिप्रेजेंट करता है? इकोनॉमी को। अगर कोई इकोनॉमी अच्छी होगी तो कच्चे तेल की डिमांड बढ़ेगी, अगर कोई इकोनॉमी खराब हो रही है या डिमांड नहीं है तो कच्चा तेल गिरेगा। बराबर? तो मतलब या तो देखिए इन्वर्सली कोरिलेटेड है। ऐसे ही तीसरा रेशियो है गोल्ड कॉपर रेशियो। ओके। तो घूम फिर के हम ये बोल सकते हैं कि गोल्ड वर्सेस सिल्वर, क्रूड और कॉपर, ये 3 रेशियो जो बताते हैं ये इकोनॉमी की हेल्थ बताता है और गोल्ड रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी को। ओके। अब ये तीनों के चार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो ये 2020 वाले लेवल पे पहुंच चुके हैं। 2020 में ये तीनों चीज क्या हुई थी? टॉप कर रही थी। तीनों रेशियो में हमने बड़ी तेजी देखी थी क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन था, शट डाउन था। इनफैक्ट स्लो डाउन भी नहीं बोलूंगा, शट डाउन था। तब सोने में सबने निवेश कर रखे थे, तो सोना तेज था, लेकिन कच्चा तेल हमने तो नेगेटिव में जाते हुए देखा। कॉपर भी हमने करीबन 290-300 के आसपास था और चांदी भी गिरावट में थी। लेकिन जैसे ही कोविड का डर खत्म हुआ तब हमने देखा सोने में गिरावट आई और बेस मेटल में, कच्चे तेल में, चांदी में एक रिकवरी आई। तो जब मैं ये तीनों रेशियो को देखता हूँ तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं अब सोने का टॉप बन रहा है, क्योंकि तीनों रेशियो के अंदर अब गिरावट दिखाई दे रही है। चार्ट के ऊपर जब हम देखेंगे ना तो नॉर्मल जो चार्ट हम लोग जैसे देखते हैं ओवरबॉट हो गया या यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है, सेम रेशियो के चार्ट्स पे भी हम देखकर पता कर सकते हैं कि ये तीनों रेशियो बता रहे हैं कि अब यहाँ से गिरावट आएगी। ऐसे ही लगभग 16 से 17 पैर बन सकते हैं। एक और पैर बताता हूँ मैं, जिसको बोलते हैं हम निफ्टी गोल्ड रेशियो। अब निफ्टी गोल्ड रेशियो या हम बोल सकते हैं गोल्ड निफ्टी रेशियो। अगर ये रेशियो में तेजी आ रही है इसका मतलब गोल्ड में तेजी और निफ्टी में गिरावट, या निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है। अब आप देखिए पिछले 1 साल में ये रेशियो में तेजी थी, गोल्ड निफ्टी रेशियो में तेजी थी। तो आप देखिए 1 साल में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया और गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया। अगर ये रेशियो को ही मैं ट्रैक करूं तो मुझे ये तो पता चल गया कि निफ्टी अंडर परफॉर्म करने वाली है। और निफ्टी अंडर परफॉर्म कब करेगी? जब कोई अनसर्टेनिटी होगी। आज हमने लड़ाई देखा तो कहीं ना कहीं लोगों ने जब अनसर्टेनिटी देखी तो तुरंत गोल्ड में आ गए। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? जो न्यूमरेटर में हम जो नंबर ले रहे हैं या जो कमोडिटी ले रहे हैं, अगर निफ्टी गोल्ड रेशियो की बात करें तो अगर निफ्टी ऊपर है और गोल्ड नीचे है रेशियो के हिसाब से, तो हमें ट्रैक ये करना है कि अगर निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी। आप आइदर साइड ले लो ना। फॉर एग्जांपल गोल्ड निफ्टी रेशियो ले लिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? चार्ट जैसे नॉर्मल हम चार्ट देखते ही हैं। अब अगर ये चार्ट में गोल्ड निफ्टी रेशियो का हम क्या करेंगे, गोल्ड प्राइस डिवाइड बाय निफ्टी प्राइस, ठीक है, तो हमको एक रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब अगर चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो कि ये मुझे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब गोल्ड बढ़ने वाला है और निफ्टी टूटने वाली है, थमने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो एक कंसोलिडेट कर रही है लेकिन गोल्ड बढ़े जा रहा है। तो इस ढंग से हम लोग इसको यूज करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अजय। लेकिन इसके लिए अगेन मैं उस पॉइंट पे आऊँगा कि एक ट्रेडर को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस है। इसके लिए हिस्टोरिकल डेटा एज अ प्रूफ। पहला तो हिस्टोरिकल डेटा है, और जब इस चीज को आप चार्ट पे अगर प्लॉट करोगे तो चार्ट पे हम इंडिकेटर जानते हैं RSI। RSI क्या बताता है? ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। अब चाहे आप उसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, चाहे 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देख लो या 1 महीने के टाइम फ्रेम पे देख लो। अगर कोई लॉन्ग टर्म देख रहा है तो वो डेली टाइम फ्रेम पे देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अगले 3, 4, 6 महीना इक्विटी आउट परफॉर्म करने वाली है सोने को। अगर मैं सपोज डे ट्रेडर भी हूँ तो ये एक नया प्रोडक्ट बोल सकते हैं या एक नया एवेन्यू बोल सकते हैं। क्योंकि आज अगर मैं समझो आवरली चार्ट के ऊपर गोल्ड निफ्टी चार्ट देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यस, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स में मुझे दिखता है कि अब यहाँ पे तेजी आने वाली है। तो मैं गोल्ड लेऊंगा
और निफ्टी बेचूंगा। बेचूंगा, या एक तरीका ये भी है। ओके, दूसरा कि मेरे पास अगर निफ्टी पड़ी हुई है तो मैं उसका एक्सपोजर उतना ही एक्सपोजर गोल्ड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो दोनों तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। ओके ओके। सो अजय, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने ऑब्जर्वेशंस बताए, लेकिन अब थोड़ा स्पेसिफिक आते हैं टेक्निकल्स पे। इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, पेयर ट्रेडिंग को, कितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है? वन, कितने लॉट में ये ट्रेड बैठाना चाहिए, और इसमें भी स्टॉप लॉस की ज़रूरत होती है, या किस तरह डिसाइड करें कि अब हमें एग्जिट ले लेना है? ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो हम बोल सकते हैं बेस है, ओके, वो है वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, वो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बहुत बार क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ने बॉक्सिंग खेलते हैं, तो बॉक्सिंग में ज़्यादा करके एक रहता है कि 70 kg का मैच चाहिए, अच्छा, 100 kg का वेट। ओके, क्यों? आज आप ये देखिए, 50 किलो का आदमी हाँ, और 100 किलो के वाले से आदमी नहीं के खेल साथ सकते, बिल्कुल, अगर बॉक्सिंग करेगा वो तो क्या अनफेयर है। अनफेयर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल वेट के आदमी के साथ हमने फाइट करना चाहिए। 100 kg, तभी तो एक बराबरी होगी। ओके, अब आप सोने की बात करें तो सोने की एक वैल्यू होती है करीबन, आज समझो कि 1 किलो का वैल्यू हो गया लगभग 1 करोड़ के आसपास का। तो उतने ही वैल्यू की आपको चांदी चाहिए। अच्छा, तो इसको बोलते हैं वैल्यू न्यूट्रल। ओके, तो सोने का 1 लॉट लेंगे और चांदी का लगभग 3 लॉट। ओके, आज चांदी अगर हम देखें M6 पे 30 kg का लॉट साइज है, 1 लाख की चांदी है, मोटा मोटे कैलकुलेशन के पर्पज से। हाँ, तो 30 लाख का लॉट हो गया, 30-32 लाख का हाँ, समझो। तो तो 3 लॉट चांदी ओके, और 1 लॉट गोल्ड, 1 लॉट तो ये हो गया वैल्यू न्यूट्रल। ओके। तो यही वैल्यू न्यूट्रल हम मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तो किसी अगर- में भी कीजिए। अगर कोई गोल्ड मिनी लेना चाहे, तो गोल्ड मिनी 100 ग्राम का है, तो उसके सामने अगर वो सिल्वर मिनी के साथ काम करे, तो सिल्वर मिनी है 5 किलो का, तो उस केस में फिर कैसे बैठेगा ये? देखिए, बड़े में तो हमने देखा कि 1 लॉट गोल्ड का और 3 लॉट चांदी का। ओके, सिमिलरली हमको वैल्यू न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या किया, 1 लॉट गोल्ड मिनी लिया, हाँ, और लेट से 3 लॉट सिल्वर मिनी करेंगे। ओके, सिल्वर मिनी 5 किलो की है और हाँ, ये 100 ग्राम 100 ग्राम वैल्यू मैच होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो हमको इसको नियरेस्ट लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लॉट गोल्ड मिनी के लेंगे ओके, और 5 लॉट हम लोग लेंगे सिल्वर मिनी के। अब आप देखोगे तो नियरेस्ट मैच आपका वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, नियरेस्ट मैच हम टोटल वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे करेंगे। का। तो अगर आप तीन लॉट अगर गोल्ड लेते हैं, तो वो करीब हो गया 30 लाख का 100 ग्राम के हिसाब से, बिल्कुल। क्योंकि 10 ग्राम का रेट कोट होता है। सो 30 लाख ये हो गया, और 5 किलो का अगर 1 लॉट साइज है तो 5 लाख ये हो गया, तो 6 लॉट चाहिए, 5 या 6 लॉट। हाँ, वही 5 या 6, तो नियरेस्ट हम 5 का पकड़ के चल ओके, रहे हैं, तो दोनों 30-30 के आसपास का बन जाएगा। ओके, तो 3 लॉट गोल्ड मिनी के सामने मुझे 5 लॉट सिल्वर मिनी मिनी लेना है, तो ओके, नियरेस्ट वैल्यू मैच हो जाएगा। ओके, इससे बेनिफिट ये है, हम्म, जब भी आप कोई ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस इक्वली दिखेगा। ओके, नहीं तो हम एक के अगेंस्ट, अगर हम बोलेंगे 1 करोड़ का और एक ये समझो कि एग्जांपल है कि 30 लाख का है, ओके, तो ये वैल्यू मैच नहीं है। अगर आपके रेशियो में सपोज ऊपर जा रहा है, आपने गोल्ड सिल्वर रेशियो बाय किया, तो गोल्ड में अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन अगर ये आपके अगेंस्ट हुआ तो ये नुकसान। इसलिए हम लोग कभी भी ओके, वैल्यू न्यूट्रल करके काम ओके। अब पॉइंट आता है कि हम इस पे एंट्री कैसे करें, स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट क्या रखें, और इसको हम चार्ट पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं? तो सबसे पहले, अब तक हमने रेशियो देखा, क्या फैक्टर्स है वो देखा, और इसका सबसे बड़ा असेंस जो है वो है वैल्यू न्यूट्रल। ओके, यहाँ तक हमको समझ में आता है कि यस, रेशियो कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। अब इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है, तो जैसे आप नॉर्मल चार्ट देखकर सोने और चांदी में या निफ्टी में या किसी में भी जो ट्रेड करते हो, सेम उसी तरीके से करना है। ओके, देखिए, अब तक हमने सारा स्ट्रक्चर समझा, लेकिन इसको ट्रेड करना तो बहुत आसान है। जैसे हम स्क्रिप्ट लगाते हैं तो पहले ऊपर गोल्ड लिखते हैं, तो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, साथ में आपको डिवाइड का एक साइन डालकर सिल्वर डाल दीजिए। ओके, हाँ, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था 0.89 आ रहा है, उस पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या कीजिए, गोल्ड डिवाइड सिल्वर इंटू 100, तो आपको एक्चुअल में जो आपका चार्ट बनकर आएगा वो गोल्ड सिल्वर रेशियो का बनकर आएगा। और जैसे चार्ट को आप जूम आउट करोगे तो आपको एक्चुअल एक एक कैंडल भी आपको दिखेगी, वो रेशियो की दिखाई देगी। ओके,
और जूम इन करोगे तो आपको हिस्टोरिकल चार्ट दिख जाएगा, जैसे आप नॉर्मल चार्ट देखते हो। Okay. उसमें आपको हाई लो दिख जाएगा, आप अपनी टेक्निकल इंडिकेटर लगा सकते हो। अगर आप RSI पे करते हो तो RSI लग जाएगी। अब जनरली RSI क्या दिखाता है? ओवरबॉट ओवरसोल्ड। अब अगर ये रेशियो, जैसे उदाहरण के तौर पे जून महीने में ये रेशियो पहुंच गई थी 107 तक। अब टेक्निकल चार्ट पे हम देखते हैं, अरे ये तो ओवरबॉट है। जब ओवरबॉट है तो क्या करना चाहिए? और लेना चाहिए। ऐसा नहीं, ओवरबॉट है तो हम लेते नहीं है। ठीक है, हम लेते नहीं है। तो वहां से क्या हुआ, ये रेशियो में 20% का फॉल आया और 86 पे आ गया। तो जब भी ये फॉल आया, इसका मतलब सोने में गिरावट और चांदी में तेजी। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि चांदी 1,15,000 पहुंच गई। अच्छा, ट्रेड कैसे करते हैं? जैसे अभी हमको सोना लेना है तो हम क्या करेंगे, 97,000 पे लेंगे और लेट से कि 96,800 का स्टॉप लॉस लगा देंगे, टारगेट 97,500 का रखेंगे। सेम इसी तरीके से रेशियो भी ट्रेड होती है। हाँ, एक दो बार आप चार्ट देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या मोमेंटम आता है इसका। तो इस पे मैं जो रेशियो है, रेशियो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के हमारे एग्जांपल में अगर समझिए 90 अगर लेवल एंट्री लेवल आता है और मैं उसको अगर चार्ट पे प्लॉट करूं तो मैं उसमें सपोज मैं RSI देख रहा हूं, तो RSI में हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस 85 का लगाना चाहिए, तो 85 का स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट का ऑर्डर रख सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो अभी आपने जैसे 90 85, तो ये 5 पॉइंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे 90 पे मैंने एंटर किया, 8850 का स्टॉप लॉस लगा दिया अगर मेरा व्यू 1-2 दिन का है, ठीक है, और 94-95 का टारगेट रख दिया। ओके। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जिट कैसे होता है कि जब हम एंट्री कर रहे हैं तो वो सौदा आपका एट ए टाइम जाएगा, मतलब आपको गोल्ड लेना है और चांदी बेचना है, तब जाके वो जो एक्चुअल ट्रेड पड़ेगा तो आपको रेशियो समझ में आएगा कि रेशियो ऐसे ही निकलने का तरीका है। जैसे ही वो रेशियो चार्ट के ऊपर आपको दिखा कि 95 अचीव हो गया और मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, तब आप क्या करो, इमीडिएटली जो आपकी ओपन पोजीशन में गोल्ड खड़ा है, गोल्ड बाय साइड खड़ा है और चांदी सेल साइड खड़ी है, उसको क्लोज करो। तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो एग्जैक्टली आप देखोगे तो 5 पॉइंट का डिफरेंस। इस ढंग से ये मूव होगा। स्टॉप लॉस भी सेम तरीके से मैंने 88 का सपोज स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अगर सपोज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ भी तो मुझे क्या करना है, उसी समय में सोना मेरा लॉन्ग खड़ा है वो एग्जिट करूंगा और चांदी मेरी शॉर्ट है वो मैं निकल जाऊंगा। सो अजय, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने पेयर ट्रेडिंग किया है और आपके पोजीशंस ओपन है और अगर आपको चार्ट में दिखता है कि अब समय आ गया है आपको एग्जिट लेना चाहिए, तो धन पे आप सिंगल क्लिक पे अपने पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि डिफिकल्ट होता है कि 2 अलग अलग पोजीशन का एंट्री करना, एग्जिट करना। अगर सिंगल क्लिक पे तो ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, ग्रैपिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिल्कुल। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि फंडामेंटल्स किस तरह काम करते हैं पेयर ट्रेडिंग में। अब अजय से समझते हैं कि टेक्निकल्स इस पे किस तरह काम करते हैं। हम अगर चार्ट पे इसको प्लॉट करें तो कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करना चाहिए, या मैं दूसरी तरफ से पूछूं तो कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर ज़्यादा फेवरेबल रहता है पेयर ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि फंडामेंटल तो लॉन्ग टर्म तो देखते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी देखनी है तो रेशियो से बढ़िया कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं, अरे मार्केट वॉलेटाइल है मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ओके। मार्केट एकदम स्ट्रीमलाइन बना हुआ एक रेंज बाउंड में है तब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ऐसे समय में भी रेशियो काम करता है। ओके। बिकॉज हम लोग को बहुत बार हम देखते हैं कि यूएस मार्केट हॉलीडे पे है। अब ऐसे समय में होता है कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे भी रेशियो में ट्रेड निकल कर आता है। या एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है तब भी, क्योंकि हम लोग दोनों के डिफरेंस के बीच में काम कर रहे हैं। अच्छा, चार्ट पे जब आ जाता है तो ये बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी निकालता है। इसके लिए आपको कोई नए टेक्निकल इंडिकेटर सीखने की जरूरत ही नहीं है। आज जो नॉर्मल आप जो भी इंडिकेटर आपको पसंद है, जो कर रहे हो आप, उसी को यूज कीजिए, क्योंकि चार्ट पे प्लॉट तो हो चुका है। वही कैंडल बनने वाली है। अब चाहे वो निफ्टी की कैंडल हो, गोल्ड की हो, या गोल्ड सिल्वर रेशियो की हो। अब आप बोलते हो कि एक फ्लैग पैटर्न बना है, अगर कोई पैटर्न करता है तो सेम फ्लैग पैटर्न तो आपको इसमें भी तो दिखेगा। एक उदाहरण पे मैं बोलता हूँ, 90 के ऊपर ये रेशियो जा नहीं रही थी काफ़ी समय से, तो बहुत जन बोलते हैं देखिए ये रेजिस्टेंट है, इसको ब्रिज करेगा तो स्पाइक कर जाएगा। वही रेशियो पे हुआ। तो आप वो टाइम पे सोनी चांदी में वॉलिटिलिटी बढ़े या घटे कुछ भी हो, लेकिन रेशियो में आपको ब्रेकआउट है तो उसका अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप RSI देखते हो
तो नॉर्मल जो चार्ट आप लगा रहे हो उसके नीचे आपको RSI यूज़ करना है। ओके जब ओवरबॉट है तो रेशियो में आप भले ही बेच के चलिए, अगर ओवरसोल्ड है तो आराम से लेके चलिए। बहुत जन आजकल मीन रिवीजन पे काम करते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज़ कर लो। अब बॉलिंजर बैंड में हम जानते हैं कि अपर बैंड तक आता है तो हम बेचते हैं, और मिडिल बैंड पे आते हैं तो हम लोग पोजीशन क्लोज। सेम चीज़ आप इसमें कर लीजिए। खाली इसमें जो फर्क आ रहा है वो है आपका 2 कमोडिटी एक साथ ट्रेड हो रही है। ओके बाकी आप इंडिकेटर जो नाम आपको समझ में आए, RSI आए, MACD आए, RSI आए, MACD आए, ADX आए, बॉलिंजर बैंड आए, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करो। मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो टेक्निकल टूल पे आप कंफर्टेबल हैं वो टूल ही इस पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो अजय, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में इतने सालों का ऐसा सिचुएशन भी कभी आया है जब आप पेयर ट्रेडिंग करके फंस गए हो, और उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकले? देखिए, बोलते हैं कि कोई भी चीज़ एक साइड नहीं रहती है। बिल्कुल। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे रिस्क भी है, ऑब्वियसली। तो डेफिनेटली अभी हमने रिसेंटली देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ बोला तो हो सकता है आपका व्यू एडवर्स हो जाए। जैसे कोविड है, कोविड किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, अचानक से ये रेशियो में एक बड़ा स्पाइक आया जो 126 तक चले गया। या क्रूड के केस में देख लीजिए, क्योंकि क्रूड चंचल ज़्यादा है। अभी हमने देखा ओपेक ने प्रोडक्शंस जैसे ही उन्होंने बढ़ाने की बात की तो कच्चे तेल में एक बड़ा फॉल आ गया। जियोपॉलिटिकल फ्रंट हुआ तो कच्चे तेल में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। तो ऐसे समय में रेशियो में भी हम देखेंगे बहुत अच्छी वॉल्टिलिटी आ जाती है। ओके बट जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी पे 100 की स्पीड कब अचीव कर पाते हैं हम लोग? जब ब्रेक हमारे साथ है। ओके अगर ब्रेक ही नहीं है तो 100 की स्पीड पे गाड़ी भी नहीं चल सकती है। आज आपकी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो आप 10-20 के ऊपर ले जा ही नहीं सकते। अगर आपको 100 की स्पीड पे चलाना है तो आपकी गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम ये ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या चाहिए? स्टॉप लॉस चाहिए। तो आप नॉर्मल ट्रेड के लिए भी स्टॉप लॉस रखते हैं, सेम इसके लिए भी रखिए। उसके बाद चाहे डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आ जाए, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए, आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे इस प्राइस पे निकल जाना है, मुझे ट्रेड पे नहीं बने रहना है। या तो टारगेट अचीव हो या आपका स्टॉप लॉस लगे। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, जो आप इसको हम बोल सकते हैं प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। इसमें खाली एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम 2 कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो वी आर बिन एक्सपोज टू ग्लोबल मार्केट। आज डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई ट्वीट किया या टैरिफ लगाया, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। डॉलर में कुछ मूवमेंट आया तब भी पड़ेगा। तो आपको बस खाली एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी ट्रेड ले हो तो बिना स्टॉप लॉस के लेना नहीं है। उसके बाद चाहे डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आ जाए या कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं पे भी जाइए, आपको कोई रिस्क नहीं है अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अजय, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा अभी तक, लेकिन मुझे लगता है एक सवाल हमारे लिसनर्स या ऑडियंस के मन में ज़रूर होगा कि पेयर ट्रेडिंग के बारे में हम लोगों ने इतना फंडामेंटल समझा, टेक्निकल समझा, रेशियो कैसे बनता है वो समझा, लेकिन एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है जो पेयर ट्रेडिंग को बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से अलग करता है? देखिए, पहला चीज़ तो मैंने जैसे बताया कि अपॉर्चुनिटी रहती है। बहुत बार क्या होता है जब हम ट्रेड करते हैं तो मैं काफ़ी ट्रेडर से सुनता हूँ, यार आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। कभी बोलते अरे आज तो यूएस बंद है या कोई इवेंट नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। बट अगर हम पेयर ट्रेडिंग की बात करें, वो भी कमोडिटी पेयर ट्रेडिंग की, तो उसमें बेनिफिट सबसे पहला ये है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट है तब भी आपको अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में मूवमेंट नहीं भी है तब भी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में तेजी हो रही है खाली तब भी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में मंदी हो रही है तब भी अपॉर्चुनिटी है। कहने का मतलब है आपके पास 12 महीना अपॉर्चुनिटी खुली है। बिकॉज क्या होता है कि जो डिफरेंस है, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, देखिए सोना और चांदी अपने हिसाब से मूव करते ही करते हैं। एक में बीटा ज़्यादा है, जैसे चांदी है, चांदी चंचल है तो कुछ ना कुछ इवेंट दिखेगा उसके अंदर। तो अगर मार्केट रेंज बाउंड है तब भी आप चांदी में देखोगे उसकी मोमेंटम वो रहेगा, वो कहीं ना कहीं अपने को अपॉर्चुनिटी देता रहता है। सो आप कह रहे हो कि चाहे मार्केट साइडवेज हो, मार्केट बेरिश हो या बुलिश हो, आप पेयर ट्रेडिंग को ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल सीजन ट्रेड है? बिल्कुल, इररिस्पेक्टिव कि मार्केट में कैसा भी व्यू हो, इसमें अपॉर्चुनिटी आती रहती है।
Thank you, Ajay, for this insightful session. I hope you found this podcast very insightful. Today, we discussed a special concept called pair trading with focus on commodities. So, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि धन पॉडकास्ट पे कुछ नई चीज़ें लाएं so that you learn about it and you can implement it by using Dhan app and Dhan web, which has been designed for serious traders and investors like you. You can find the links in the description and comment box. Thank you so much, and thank you, Ajay, once again for doing this for us. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.